Hello friends, welcome to Concept Live session. How are you? I hope you are all are doing well. So today we will discuss about kinetic energy and potential energy in this session. So now let's start. What is kinetic energy? Before start kinetic energy, we discussed about what is mechanical energy. In mechanics, we are interested in mechanical energy. A body poses mechanical energy in two different forms. Means, what is mechanical energy? It is basically combination of kinetic energy and potential energy. ये kinetic energy और potential energy का combination को ही हम mechanical energy बोलते हैं. Energy in kinetic energy by virtue of its motion. तो kinetic energy को हम उसके जो virtue of its motion की वजह से हम kinetic energy को define करते हैं और potential energy को हम by virtue of its configuration और position. तो हम potential energy को उसके configuration और उसके position से ही हम define करते हैं. So what is kinetic energy? अब kinetic energy क्या होता है, हम kinetic energy को कैसे समझते हैं? तो देखते हैं kinetic energy क्या होता है. Kinetic energy is the energy possessed by a body by virtue of its motion. Means वो energy जो possess हुई है उसके virtue of its motion की वजह से. अगर हम देखें इस बॉल को, मतलब काइनेटिक एनर्जी को पोजेस होती है तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है. विदाउट मोशन जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोजेस नहीं होती है. काइनेटिक एनर्जी को हम उसको काइनेटिक एनर्जी तभी बोलते हैं तो वो मोशन में होती है. अगर हम इस बॉल की बात करते हैं तो क्या आप बोलोगे कि इस बॉल में काइनेटिक एनर्जी है? नहीं, बिकॉज काइनेटिक इस बॉल के रेफरेंस में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हमें ये बताती है कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन ही हमें काइनेटिक एनर्जी पोजेस होती है. बट जो बॉल है वो तो भी स्टेशनरी है, मींस रेस्ट की पोजीशन में. तो रेस्ट और स्टेशनरी की पोजीशन में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं होती है. तो जैसे ही प्लेयर जो प्लेयर है वो इस बॉल को किक करेगा, तो किक करने के बाद मींस उसने कुछ फोर्स लगाया उसके ऊपर, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ और जो हमारी बॉल है वो किस में आई? मोशन में. मींस जो बॉल है वो मूविंग बॉल की तरह अब वर्क कर रही है. तो जैसे उसने फोर्स लगाया उसके ऊपर तो उसमें कुछ वर्क हुआ और वर्क की वजह से उसमें मोशन आया. तो उसी मोशन को जो एनर्जी उसमें पोजेस हुई है उसको हम बोलेंगे we call that kinetic energy, कि हाँ ये kinetic energy है. See, here a moving object can do work. Means जो ये बॉल है अब यहाँ पे इस पे कोई काम हुआ तभी बॉल क्या है? मोशन में हुई. तो उसकी वजह से जो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हुई उसी को तो हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. Means the kinetic energy of a body, mass m, moving with speed v, is written as half mv square. अगर हमसे ये बोला जाए कि इसकी जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो बॉल की कोई ना कोई तो काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर. मींस इस बॉल का कोई मास भी होगा और इसकी कोई स्पीड भी होगी v. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी. अब हम काइनेटिक एनर्जी को कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे जैसे हमने डिफाइन करा उसी से हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं. अब जो हमारा व्हीकल है, ए व्हीकल इन ए मोशन, मतलब जो गाड़ी है वो अभी मोशन में. इट मींस एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क. जैसे जो गाड़ी है वो जितनी ज्यादा फास्ट
मूव करेगी उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतने ही ज्यादा उसमें क्या होगी, काम होगा। और उस काम की वजह से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस होगी। मीन्स जैसे जो गाड़ी है, अगर यही गाड़ी अगर रेस्ट में होती, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा तो उसमें कोई एनर्जी पोजेस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उस टाइम पे क्या है, जीरो है। जैसे ही गाड़ी मोशन में आई तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एक एनर्जी पोजेस हुई, उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड एग्जांपल इज सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। मतलब एक जो सैटेलाइट है, जो ये सैटेलाइट है ये अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मीन्स इसका एक सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन की वजह से बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन उसमें क्या हुई, एक एनर्जी पॉजिटिव हुई जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या है इस केस में, हाफ एम स्क्वायर। मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम स्क्वायर। अब थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। मीन्स एक काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए शेल, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग द टारगेट। मीन्स तब एक काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी जो इस शेल की जो इससे बाहर निकला, गन से बाहर जो ये बुलेट है, इस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी टारगेट को। मीन्स किसी को हम हिट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी को किल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो मोशन हुआ उसी मोशन को हम बोलेंगे कि हाँ, इस मोशन की वजह से जो टारगेट है उसको हम अचीव कर पाए, और उसमें जो एनर्जी पोजेस हुई उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी टू अचीविंग द टारगेट। तब उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थी जो एनर्जी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं वाटर फ्लोइंग अलोंग अ रिवर। मेन जो वाटर है वो एक मोशन में है यहाँ पे, तो जो वाटर फ्लो हो रहा है, इस वाटर फ्लो का जो है मोशन का बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। और जो एक काइनेटिक एनर्जी है, जो फ्लोइंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, इससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करते हैं, ठीक है। इसी मोशन ऑफ वाटर की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी हमें यूज होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी था। तो नाउ अब हम ड्राइव करते हैं, मींस डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी को डेरिवेशन की हेल्प से कैसे समझते हैं। जो हमने इक्वेशन देखी थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम स्क्वायर, उसको हम डेरिवेशन की हेल्प से कैसे समझते हैं। सी मींस अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, कंसीडर ए ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसको हम क्या लेते हैं, u लेते हैं। अब जो मास m है उसकी जो वेलोसिटी है u, तो अब उसके ऊपर कुछ डिस्प्लेस करने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। मींस अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक जाना है तो लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस s। मींस अब इसको यहाँ तक जाने में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा s, ठीक है। तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए एक कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर एक्ट होते हैं, जो क्या है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कांस्टेंट फोर्स होगी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वर्क डन हो रहा है। वर्क डन मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके रेस्ट पोजीशन से निकाल के, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए हम उसके ऊपर कुछ वर्क डन करते हैं, और वो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो हमारा फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट विल कॉज ए चेंज इन वेलोसिटी। मींस अब जो ये वर्क डन हुआ,
इसकी वजह से जो हमारी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी u, मींस जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी u, इसमें चेंज हुआ। तो जो इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये क्या हुई v, मींस इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी u टू v, ठीक है। तो उस टाइम जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ हमारा, वो हुआ u टू v, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ गया। उसके बाद लेट a विद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, और जो हमारा a है वो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ इस केस में। तो अब हम देखते हैं इसी की हेल्प से कि हमारा जो वर्क डन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि द रिलेशन कनेक्टिंग द इनिशियल वेलोसिटी u and final velocity v of an object moving with the acceleration a and the displacement s। तो जो हमारा वर्क डन है उस केस में, तो क्या हुआ, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और जैसे आपको पता है जो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन थी, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन हमें क्या बताती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और ये इक्वेशन हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था फोर्थ का, उसमें हमने ये इक्वेशन देखी थी। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चल गई, तो हमें वर्क डन के लिए हमारे दो चीजें नेसेसरी होती हैं, फर्स्ट इज फोर्स एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। अब हमें डिस्प्लेसमेंट तो हमने न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से पता लगा ली। अब जो हमारी फोर्स है, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, फोर्स इज इक्वल टू ma, तो वहां से हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई, फोर्स इज इक्वल टू ma। अब जो हमारी दोनों वैल्यू हैं, जो हमने न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से s की वैल्यू निकाली, मींस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली, और जो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स की वैल्यू निकाली। सिंपल। अब इन दोनों वैल्यूज को आप वर्क डन में पुट कर दीजिए। अब जैसे हमने यहाँ पे वर्क डन में पुट किया, तो जो हमारा वर्क है ma फोर्स की वैल्यू, और जो है न्यूटन के सेकंड थर्ड इक्वेशन से हमने जो वैल्यू निकाली थी डिस्प्लेसमेंट की, वो हमारी इजी है, ठीक है। अब अगर हम इनको इंडिविजुअली लिखें, a से a कैंसिल, यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह गया, हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो उस केस में अब देखते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट था, तब उसने रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करा, मींस उसकी इनिशियल पोजीशन से। तो उस टाइम उसकी इनिशियल पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, 0, मींस u क्या था, 0। तो अगर हम यहाँ पे u की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो जो हमारा वर्क डन है इस केस में, वो हमारा क्या जाता है, half mv square। It means it is clear that the work done is equal to change in kinetic energy। इसका मतलब है, ये क्लियर होता है हमारे इस पॉइंट से कि जो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वो किसकी इक्वल है, वर्क डन की इक्वल है। तो दिस मीन्स द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिली किससे, एक मास m जो हमने देखा, ठीक है, और वेलोसिटी हमारी क्या थी v, उसकी वजह से हमें एक काइनेटिक एनर्जी मिली जो क्या है, E के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से हम इजीली समझ पाते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, उसके फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का था। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने देखा कि वो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन की वजह से हो रही थी, जो एनर्जी प्रोसेस हो रही थी। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ही उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस हो रही है। बट अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या बताता है, द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object present in it by virtue of its position or configuration। मीन्स जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स
पोजीशन की वजह से, मीन्स अगर हाइट की बात करें तो उसकी वजह से, कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उसकी शेप की वजह से, जो डिफॉर्म शेप होती है उसकी वजह से, जो शेप उसकी वजह से। तो जो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सी अगर कोई रबड़ बॉल है वो किस सरफेस पे रखी है, अगर हमें उस बॉल को उठा के एक टेबल पे रखना है, ठीक है, तो हमने उसको उठाने में जो वर्क डन करा टेबल पे रखने के लिए, तो वर्क डन के टाइम जो उसमें एनर्जी प्रोसेस हुई, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक हाइट पे उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई, तो उस एनर्जी जो स्टोर हुई उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब हम इसको एक एग्जांपल के उससे हम समझते हैं। स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, अगर आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, कंप्रेस करते हो, तो उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे समझते हैं? मीन्स जो स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग का जो केस होता है, मीन्स अगर आपके पास आप जैसे वॉच होती है, स्मॉल वॉच होती है, उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है हम उसको कंप्रेस करके उसके अंदर डाल रहे हैं, मीन्स कंप्रेसिंग के टाइम भी हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मीन्स उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है कंप्रेसिंग के टाइम पे भी। और जो वर्क डन हो रहा है उस टाइम उसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी, मीन्स कोई ना कोई एनर्जी प्रोसेस होगी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस एनर्जी को क्या बोलेंगे, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन शेप, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वाटर स्टोर्ड इन ए ओवरहेड टैंक, मीन्स आपने डैम्स वगैरह को देखा हुआ, उसमें जो पानी है वो स्टोर्ड होता है, और पानी एक पोजीशन पे, मतलब अगर पानी यहाँ पे था तो इसको किसी ना किसी हाइट पे ले जाके उसको इसमें स्टोर करा इस टैंक में, तो जो स्टोर हुआ पानी उस टाइम उसमें कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा उसको एक हाइट तक पहुंचाने के लिए, और उस वर्क डन के टाइम पे उसमें कोई ना कोई एनर्जी भी स्टोर हुई होगी, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही उन डैम्स को तुम ओपन कर, मतलब जो ओपन होते हैं वो डैम्स, उनमें बहुत सारा पानी स्टोर होता है, तो उसके बाद जो गशिंग वाटर होता है ओपन होने के बाद वो एकदम बहुत फास्टली मूव करता है, वो जो फास्टली मूव करता है वो किसकी वजह से करता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है पहले, तो वो एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पहले क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे डैम्स ओपन हुए उसने फास्टली मूव करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स वो मोशन में होगी, तो उस टाइम पे जो वो थी वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी एग्जांपल्स। अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से भी हम समझते हैं इसको, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से भी समझते हैं हम इसको। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी पोजेस्ड बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स शेप, डिफॉर्म्ड शेप, मींस अगर हम इसकी बात करते हैं, जो ये वुमेन है इसको क्या करिए, स्ट्रेच करिए इसको, तो जब स्ट्रेच हुई उस टाइम पे उसने कोई ना कोई उसके ऊपर वर्क डन लगाया होगा, मीन उसमें कोई एनर्जी प्रोसेस हुई होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इसकी जो शेप हो क्या हुई, डिफॉर्म शेप हो गई, तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी प्रोसेस हुई उसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वही हम अगर इसका एग्जांपल लेते हैं हैमर का, तो ये हैमर अगर हम देखें तो अभी एक सर्टेन हाइट पे है, ठीक है, तो सर्टेन हाइट पे है तो उसमें एनर्जी है कोई ना कोई, तो वो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब हैमर किसी ना किसी सरफेस पे रखा होगा, उस हैमर को एक सर्टेन हाइट पे ले जाने के लिए कोई ना कोई उसमें वर्क डन हुआ होगा, और उसी वर्क डन की वजह से जो एनर्जी उसमें प्रोसेस हुई उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नथिंग बट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, मींस उसके हाइट से जो उसके अंदर एनर्जी प्रोसेस हुई उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम ये पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट पे देखते हैं, मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, मींस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of an object at
point above the ground is defined as the work done in rising it from the ground to that point against gravity. फर्स्ट पॉइंट जो आपको रिमेंबर, जो आपको ध्यान रखना है वो क्या होगा, जो काम होगा हमारा वो क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा। मीन्स अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से एक हाइट तक लेके जाना है और उस हाइट तक लेके जाने के लिए, उस पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो आपने वर्क डन करा, तो उसी वर्क डन के उससे जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। जैसे कि आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है, पहले ये ऑब्जेक्ट एक ग्राउंड पे था और जैसे ही इसको एक हाइट पे लेके जाना पड़ा, मीन्स object at point above the ground is defined as the work done in rising it from the ground to that point। मतलब वो work done जो उसको ग्राउंड से एक हाइट तक ले जाने के लिए लगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो क्या होगा, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की उस हाइट पे क्या है, तो वो क्या होगी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m rise through a height h from earth surface by mgh। तो अब हमें जो वर्क डन हमारा लगा उस पॉइंट पे ले जाने के लिए फ्रॉम द ग्राउंड, तो उस टाइम पे वर्क डन हमारा कितना लगा, वर्क डन क्या होता है, सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स है वो क्या है mg, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ mg है। तो ये हमारा वर्क डन था, जो हमारे पोटेंशियल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे था, हाइट से लेके जो ग्राउंड से हाइट तक उसको लिफ्ट अप करा, उस टाइम जो वर्क डन लगा वो। सो अब देखते हैं हम, अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो, अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें, मीन्स अगर हम ग्राउंड की बात करें, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज जीरो होती है, मीन्स वो हमेशा जीरो होती है। अगर हम जैसे कि उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी को अगर हम इंक्रीज करें, मीन्स इफ द बॉडी मूव्स अपवर्ड, अगर जो हमारी बॉडी है वो अपवर्ड मूव करे, तो जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, मीन्स अगर जो हमारी बॉडी है जैसे ही हमने इसको मूव करवाया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। जैसे कि मेरा जो हाइट है h वो इंक्रीज हो गई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम बात करें डाउनवर्ड डायरेक्शन की, अगर जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो मूव्स डाउनवर्ड, तो उस केस में जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो है जो हाइट वो भी डिक्रीज होगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हमने 3 पॉइंट से बात कर ली, मींस सरफेस ऑफ द अर्थ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, एट दी, तब हम उसको मूव करवाएंगे अपवर्ड साइड तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और उसको डाउनवर्ड साइड ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक पॉइंट और है कि उसकी हाइट पे वैल्यू क्या होगी, एक हाइट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, मींस इस हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। सी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मींस जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो दो ही पाथ पे डिपेंड करेगी, इन दो ही पोजीशन पे डिपेंड करेगी, मीन इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। मीन इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, मतलब इन दोनों पोजीशन पे वो डिपेंड करेगी, मीन्स इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, मीन्स वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, मीन्स आइदर टेकन स्ट्रेट, ठीक है, या तो तुम उसको स्ट्रेट पाथ पे लेके जाओ, ठीक, या फिर तुम उसको अलोंग कर्व पाथ, या तुम उसको ऐसे किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा के लेके जाओ, डजंट मैटर, मींस पाथ तुम किसी भी पाथ से उसको उस पॉइंट तक लेके जाओ वो मैटर नहीं करेगा,
जो मैटर करेगा वो क्या है, ओनली ऑन डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मींस इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। तो उस पोजीशन पे जो फाइनल पोजीशन है वहां पे उस हाइट पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बेशक तुम स्ट्रेट जाओ या फिर तुम उसको कर्व पाथ प्रोवाइड करवाओ, डजंट मैटर। तो जो ये था हमारा कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। अब इन्हीं से हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे। ए बॉडी एट रेस्ट कैन हैव, तब कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसमें क्या होगा, तो उस बॉडी में क्या होगा, मतलब अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट पे है तो लाइक काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो उस केस में तो जो बॉडी है वो क्या है, मोशन में है, जैसे कि हमने डेफिनेशन से पढ़ा, मींस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो इस केस में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वो तो नहीं होगी, ठीक है, तो हमारी कौन सी एनर्जी यहाँ पे होगी, तो इस केस में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी। बिकॉज तब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मीन्स अगर मेरे पास बॉल है एक हाइट पे, मीन्स पेन है एक हाइट पे है, तो उस केस में इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, बट जो ऑब्जेक्ट हो गया है रेस्ट में, तो इस केस में जो हमारी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, मींस मास कितना है 10 kg, व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर, मींस हमें उसकी हाइट भी गिवन है, हाइट कितनी है 6 मीटर, और हमें उसके g की वैल्यू भी दी गई है, g की वैल्यू क्या है 9.8। तो यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो हमारे पास m की वैल्यू भी है 10, j की वैल्यू भी है 9.8 और h की वैल्यू भी है 6। तो यहां से हम बहुत इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इन नेक्स्ट एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 kg और वो सर्टेन हाइट पे है ग्राउंड से, ठीक है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है 480 जूल है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज द रिस्पेक्ट एट द ग्राउंड। तो उसमें हमें जी की वैल्यू भी प्रोवाइड, तो मतलब हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें एच की वैल्यू निकालनी है उस केस में, मींस तब वो हाइट पे था, ग्राउंड से कुछ हाइट पे, तो एच निकालने के लिए हमें पता है हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। तो हमें हाइट निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एम जी। हमें एनर्जी की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 480 जूल, मास भी हमें गिवन है 12 kg, इनटू में जो ग्रेविटी की वैल्यू वो भी हमें गिवन है 10। तो यहाँ से हम हाइट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। An object of mass 15 kg moving with a uniform velocity of 4 meters per second, what is the kinetic energy possessed by the object? Mean एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg है और जिसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जैसे कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो मास भी हमें गिवन है कितना 15, v भी हमें गिवन है, वेलोसिटी भी हमें गिवन है कितनी 4। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 120 जूल इस केस में, ठीक है। अब नाउ if spring is compressed, the potential of the compressed spring,
मीन्स ये तो हमने डिस्कस करा था, तब हमने पोटेंशियल एनर्जी समझी थी कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने एग्जांपल लेके समझा था। तब हम किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई जो एनर्जी वो पोजेस हो रही है, जिसका हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया था। तो उस टाइम जो स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं हम, तो उस टाइम जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई काम हो रहा है, वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, तो उस टाइम पे वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वाटर इन ए डैम पोजेस। तो वाटर डैम में होता है तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करता है, सिंपल, क्योंकि जो वाटर होता है डैम का तो स्टोर होता है, उसको किसी हाइट पे ले जाकर उसको स्टोर कर देते हैं, तो उस टाइम पे उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, ए ऑप्शन में पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल थे, क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, और उनके ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे हमने, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड, and in our next slide we will discuss about the law of conservation of energy and rate of doing work. And I hope you understand. Thank you.